नमस्कार। आई इंडिया एनालिसिस, किसका पावर सेंटर मजबूत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी समय है धीरे धीरे और नजदीक आता जा रहा है और दोनों ही दल, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियों को और पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने अपने अपने पावर सेंटर भी बनाए हैं। जाहिर सी बात है, जब चुनाव है तो पावर की भी जरूरत है और सेंटर की भी जरूरत है, और इन पावर सेंटरों के जरिए जो चुनावी रणनीति है उसको अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी समाहित है, और कह सकते हैं कि जो कमान है वो अब दिल्ली के हाथ में है। तमाम सारे नेता लीडर पूरी तरीके से एमपी पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ, जो कि सारा दारोमदार उनके ऊपर है, और उन्हीं की छत्र छाया में 2023 का विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। लेकिन उनके साथ ही दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला अलग अलग तरीके से कमान संभाले हुए हैं। अब सवाल यहाँ इस बात को लेकर उठता है कि आखिर जो दोनों पावर सेंटर हैं उसमें किसका पावर सेंटर मजबूत है, किसकी रणनीति या स्ट्रेटजी पुख्ता नजर आ रही है। हालांकि दोनों की जो तैयारियां हैं वो कुछ सामने भी दिख रही हैं, और कुछ जो एक कहते हैं कि बदलते परिवेश में जो इलेक्शन है और जो एक पैटर्न बदला है, तो कई ऐसी रणनीति होती है कि वो सार्वजनिक नहीं होती, अंदर से चीज़ें चलती रहती है। इसीलिए जब बात आती है, अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक वार रूम तैयार किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी तरह से तैयारी करे। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों का जो पावर सेंटर है किस लेवल पर काम कर रहा है। इसी पर चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। कुछ चर्चा, कुछ डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराता हूं। तो लगातार जिस तरह से बात एमपी इलेक्शन की करें, 2023 की उस रण की बात करें, उस जंग की हम बात करें, कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का कुछ अलग अंदाज में दोनों दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही अन्य दल भी जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे जयस हो, या अन्य जो दल इस चुनाव में हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है जो 23 का जो चुनाव है निश्चित तौर पर काफी अहम है, और दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरा दमखम इस चुनाव में लगा रहे हैं। सीधे चलते हैं मेहमानों के पास में, पहले परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए, हमारे साथ 2 मेहमान अभी हमसे जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है अमित तामरे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत करूंगा अमित जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। गौरव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। कुछ मुझे लगता है कि टेक्निकल इश्यूज होंगे, उनको क्लियर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर प्रेम व्यास बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, सबसे पहले मैं अमित तामरे जी के पास में आता हूं। अमित जी, जब हम बात कर रहे हैं पावर सेंटर को लेकर, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पावर है और जिसको सेंटर है कांग्रेस से काफी मुझे लगता है कि बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। ये मानते एक चुनौती हो सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, हम तो पावर सेंटर मानते हैं मध्य प्रदेश की जनता को,
क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालांकि 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है तो इनका पावर सेंटर जो है वो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया और भी जितनी संस्थाएं हैं वो हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण है। उसी जनता के भरोसे और माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे अनुभवी नेताओं के भरोसे मध्य प्रदेश कांग्रेस आगामी चुनाव में उतरने जा रही है। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पावर सेंटर यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी आप कह रहे हैं कि चुनौती, तो अमित शाह जी आए थे और आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ऐसा लगा था, सभी ने कहा था, कई मीडिया मित्रों ने भी कहा था कि अब अमित शाह जी आए हैं तो स्थितियां संभलेंगी, क्योंकि वो पावर के रूप में जाने जाते हैं, तथाकथित चाणक्य के तौर पर वो जाने जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद और तेजी से भगदड़ मच गई भारतीय जनता पार्टी में। तब तो नाव ऐसा लग रहा था कि डूब रही है, लेकिन उनके बाद तो पूरी नाव डूब ही गई। 40 से ज़्यादा नेता छोड़कर चले गए, वर्तमान विधायक ने पार्टी को छोड़ दिया। तो आप तो जब ये समझिए, जब जिस पार्टी के 3-3 बार 4-4 बार जो है वो सरकार रही हो, मुख्यमंत्री रहे हों, वर्तमान विधायक पार्टी छोड़कर जाने लगे तो कहाँ कोई पावर बचा है। ये इनको सबको समझ में आ चुका है कि अब ये चला चली की बेला है। अब चाहे अमित शाह जी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, अब जब जिस पार्टी को अपने 4 बार के मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है, आप देखिए कहीं भी चेहरा आगे नहीं कर रहे। हम किसी से भी बात करते हैं तो कोई ये कहने को तैयार नहीं होता है कि शिवराज जी अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। इतने सारे केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। हम तो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी या जेपी नड्डा जी भी मध्य प्रदेश में किसी सीट से चुनाव लड़ लें। हालांकि ये उनकी पार्टी का अपना विषय है। चलिए, मैं गौरव चतुर्वेदी जी के पास आ जाता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, हम जब बात करते हैं पावर सेंटर की या बात करते हैं मैनेजमेंट की, और ये भी कहा जाता है कि वर्तमान समय के जो इलेक्शन हैं कुछ अलग अंदाज उसमें दिखता है। उसमें एक मनोविज्ञान भी है, उसमें मैनेजमेंट भी है। अगर दोनों पे नजर डालें गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, तो किसका मनोविज्ञान या मैनेजमेंट अभी बेहतर नजर आ रहा है? हालांकि दोनों दल पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर यहां पर एक लंबी फौज है तो वहां पर अनुभवी पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, और फिर जिस तरह से मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को दी गई है वो है। किस रूप में देखें इस जंग को? दाल या सब्जी में जब मसाले कम या ज्यादा पड़ जाते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है। कांग्रेस में मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं दिखाई देती। जो भी अभी दिखाई दे रहा वो दुरुस्त करते जा रहे हैं अपने आप को, लेकिन मैनेजमेंट में कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट है, जिसका दुष्परिणाम भी हम वर्तमान हालात में देख रहे हैं। जहां कांग्रेस में चीजों को प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, मुद्दों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, जनता के साथ संवाद स्थापित नहीं किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में जनता के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाता था उस कार्यकर्ता को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। सरकार अफसरों के भरोसे अपनी सरकार चलाने की तैयारी कर रही है, संगठन को चलाने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ अत्यंत बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का जो असर आपको दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा, और जो पावर सेंटर्स हमको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं वो नुकसानदायक महसूस हो रहा है। और कांग्रेस में तो चूंकि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज रही नहीं, इसलिए वो कमजोरी एक रहेगी। अब ये चुनाव जो इस बार का होने जा रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ही सही फैसला करेगी कि उन्हें किसके साथ जाना। चलिए, बेहतर बात गौरव जी आप कर रहे हैं। सीधे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूं, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है सबसे पहले आपका। और सीधा सा सवाल, जब हम बात पावर सेंटर की बात करते हैं या फिर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट हर इलेक्शन में वही भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट होता है एक बेहतर मैनेजमेंट होता है किसी इलेक्शन को लेकर। और जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि 24/7 वो लगातार इसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गौरव जी जिस तरह से कह रहे हैं
कि ठीक है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लिए एक जो पावर सेंटर होता है, लेकिन इस बार नहीं लगता कि प्रदेश नेतृत्व एक बड़े स्तर पर जो तमाम सारे नेता हैं, लीडर हैं, और फिर पूरा केंद्रीय नेतृत्व उतरा हुआ है, नहीं लगता है कि जो मैनेजमेंट है कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है? पहले तो आप सभी को नमस्कार। चूंकि वॉइस प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, जी सेकंड फोन से मैं जुड़ा हूँ, जी दूसरी चीज है मैं पूरी बात तो गौरव अमित जी की सुन नहीं पाया, फिर भी जो आपने बताया मैं उसका आकलन कर देता हूँ कि हम लोग तो पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों को साक्षर करते आए हैं पूर्व से भी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकें होती है, हमारे यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसके लिए बकायदा मीडिया को हर माह आमंत्रित भी किया जाता है। और उस आमंत्रण के साथ में हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य योजनाएं बना रहे हैं, ये तय होता है। तीसरी चीज है कि जो हमारे यहाँ जो चुनाव, तो कार्यकर्ता जो पूर्व से, हमारे यहाँ तो प्रदेश स्तर का मुख्यमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है। तो हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की उपयोगिता जब जहां जिस फील्ड में होती तब वहां उसको उस फील्ड में लगा दिया जाता है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व में पूर्व में कार्य कर रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय प्रादेशिक नेतृत्व में पूर्व में कार्य कर रहा हो। जितने भी नेता गए थे वे तो पूर्व से ही गए थे, और आज वे वहां से केंद्र की योजनाओं को लेकर आए, प्रदेश को साक्षर बनाने का कार्य करा, प्रदेश को अग्रसर बनाने का कार्य करा। अब जब उनकी उपयोगिता है तो वे यहाँ चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। दूसरी चीज है कि कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि अब इनके पास कोई एक पावर नहीं है व्यवस्थित। आप अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में इन्होंने 3 महीने पहले से मैं डिबेट्स में बैठ रहा हूँ, हर डिबेट में ये कहा कि बस अब 15 दिन में हमारी लिस्ट आने वाली देखना, फिर बोला कि 20 दिन में हमारी लिस्ट आने वाली देखना, नहीं आई। राहुल जी का जब पहला दौरा निरस्त हुआ था तब इन्होंने कहा था कि बस अतिशीघ्र हमारा दूसरा दौरा होने वाला, राहुल जी का अभी तक नहीं हुआ। ठगिया गठबंधन का जो एक दौरा होने वाला था सनातन विरोध के चलते, वो नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह साहब 10 साल तक प्रदेश का बंटाढार करते थे, तो ये पावर स्टेशन हो नहीं सकते। कमलनाथ जी ने 15 माह में जो कार्य किए थे, ये पावर स्टेशन हो नहीं सकते। सुरजेवाल जी खुद अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, तो ये कैसे पावर स्टेशन होंगे। दूसरा, कांतिलाल जी भूरिया, वे आप मंचों से सुनो, उनके जितने भी बयान देते हैं सभी धर्म के विरोध में, तो वे सुनिए। अधीर रंजन चौधरी जी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करेंगे तो वे खुद अपने शब्दों के अधीर है, कभी क्या बोल जाते हैं, क्या बोल जाते हैं। लेकिन प्रेम व्यास जी, आपको नहीं लगता कि आपके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है? वो तमाम सारे डैमेज जिसकी आशंका आपको थी, और यही कारण है कि आपको केंद्रीय नेतृत्व को लाना पड़ा, उनको कमान सौंपना पड़ी। देखिए, तो पूर्व से भी होता आया है। पहले प्रदेश से जीतू जिराती जी थे, यहाँ से जब गुजरात में चुनाव गए थे, कैलाश जी बंगाल में गए थे, तो ये तो पूर्व से होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं का तय होता है, कार्यकर्ता किस स्तर का। अमित जी जवाब दे दीजिए, बात करेंगे। चलिए अमित तावरे जी से जवाब ले लेता हूं जो आपकी बातें हैं। जी देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को कैडर बेस पार्टी कहते हैं। ये कैसा कैडर बेस है कि जो 3 साल पहले तक जो कार्यकर्ता, जो नेता जोर जोर की आवाज़ में नारा लगाते थे, माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज वो महाराज के कार्यक्रमों में दरियाँ उठा रहे हैं। उनके साथ जितने लोग आए, सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के लिए उनको सीधे मंत्री बना दिया गया। और जितने पुराने लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो रघुनंदन शर्मा जी जैसे नेता हों, या और भी जो इंदौर के जितने भी नेता हैं, या ग्वालियर के नेता हैं, या रीवा के नेता हैं, उन सब की सिर्फ एक ही वो है कि भाई जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज वो सब लोग हाशिए पर हैं। तो ये कैसी कैडर बेस पार्टी है? इनका सिर्फ सत्ता से स्वार्थ है, बाकी इनका कोई मामला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि किसने और कहाँ से डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने सुना हर डिबेट में कि हमारी लिस्ट 15 दिन में आ रही है, 20 दिन में आ रही है। भाई ये तो हमारा अधिकार है। सुन तो लो, आप सुन तो लो, मैंने आपको कितने अच्छे से सुना, आप भी सुनो। जी जी जी, ये हमारी पार्टी का अधिकार है कि ये हम कब डिक्लेयर करें। और आप इस बात को समझ लो, जो आप कह रहे हो कि हमारे इधर चेहरा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। एक बात बहुत अच्छे से आप, चूँकि आप हमारे साथी हो, राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भी वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी हमारे साथ हैं। कमलनाथ जी 2018 में 6 महीने पहले, सिर्फ 6 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 6 महीने का समय मिला था तैयारी का। ऐसा मैनेजमेंट हुआ था कि आप लोगों को घर बिठाल दिया था और सौदेबाजी करके आपको सरकार बनानी पड़ी थी। इस बार कमलनाथ जी को जो प्रदेश की राजनीति का अनुभव है वो 5 साल 6 महीने का है।
तो आप समझ लो कि अब क्या होने वाला है। मतलब चलिए क्या होने वाला, सीधे गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आ जाए। तो गौरव चतुर्वेदी साहब, दो चीजें अहम है जिसका जिक्र अमित तावरे जी कर रहे हैं जब बात पीसीसी चीफ कमलनाथ की होती है। जब 2018 में उनको कमान दी गई थी इलेक्शन को लेकर, यह कहा जाता रहा क्योंकि केंद्र में जिस तरह से उन्होंने राजनीति की और एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में उनको जाना जाता रहा है। फिर वो आए, कांग्रेस की सरकार बनती है, 15 महीने में ही गिर जाती है, तो फिर उनके मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हुए कि आखिर कैसा मैनेजमेंट। अब चूंकि पूरा 5 साल व्यतीत कर चुके हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, माना जा सकता है कि जो उनकी एक जो डेप्थ है, जो उनकी एक तासीर है मैनेजमेंट की, हालांकि वो लगातार लगे हुए हैं और मैं तो ये कह सकता हूं कि अकेले किला जिस तरह से वो लड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ एक सवाल और बनता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि जब भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी बड़ी टीम को आखिर क्यों उतारना पड़ा? क्या अंदेशा हो गया था कि नहीं 2023 में आसान नहीं है, बाहर तो ठीक, अंदर से ही लड़ना? देखिए राजेश जी, दोनों पार्टियों की कार्य संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जहां कैडर आधारित पार्टी मानी जाती है, वही कांग्रेस लीडर आधारित पार्टी मानी जाती है। वहां पर बहुत सारे गुट होते हैं, उनके नेता होते हैं और वो राजनीति करते हैं। ये बात अमित तावरे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कमलनाथ जी आए थे तब उन्हें मध्य प्रदेश में 6 महीने का अनुभव हो पाया था। उसके पहले उन्होंने स्टेट की राजनीति नहीं की थी, नेशनल और इंटरनेशनल राजनीति में वो अपने आप को स्थापित किए हुए थे और काम करते थे। और उनका कार्यशैली जो है वो बिल्कुल अलग तरह की कार्यशैली थी। लेकिन कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में आकर, चूंकि सबसे उम्रदराज नेता थे कांग्रेस के और सभी गुटों के साथ जो समन्वय स्थापित किया था, उस समय आप याद कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समन्वय के साथ काम कर रहे थे, दिग्विजय सिंह भी समन्वय के साथ काम कर रहे थे। तो जिसके फलस्वरूप जो जनता की नाराजगी थी, जो भारतीय जनता पार्टी का ओवर मैनेजमेंट था, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई। मात्र 40,000 वोट ज्यादा लाए थे, लेकिन उसके बाद भी जो मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पर किया जाना था उसमें कांग्रेस आगे रही और सरकार बना गई। ये अलग बात है कि उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कांग्रेस में नेताओं के आपसी झगड़े उनकी सरकार को चलने नहीं देते और वही कारण रहा कि सिंधिया जी कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने भाजपा की सरकार बनवा दी। लेकिन बात वही है कि आज कमलनाथ लगातार 5 साल मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं। आम जनता कमलनाथ को बहुत सामान्य तौर पर अब जानने लगी है, तब कमलनाथ को वैसे नहीं जानती थी, आज उनको जान रही है। यहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार के खिलाफ एक जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो बनी हुई है। कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी है वो बनी हुई है। दिल्ली से जो बड़े बड़े नेता आकर यहाँ बैठ रहे हैं वो पार्टी की असली पल्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और यहाँ में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो मैनेजमेंट के बिना भी चुनाव लड़ी थी और वो एक अच्छा चुनाव लड़ी। इस बार भी वो थोड़ा मैनेजमेंट को बेहतर करने जा रही, क्योंकि वर्तमान दौर में अब मैनेजमेंट की आवश्यकता होने लगी। तो बात वही है, अब जनता को तय करना है कि किसके मुद्दे कितने ज्यादा बेहतर है, हमारे लिए लाभदायक, कौन हमें सरकार में लंबे समय तक लाभ दे सकता है, कौन विकास की गति आगे बढ़ा सकता है। तो अब ये पूरा जनता फैसला करेगी। मैनेजमेंट के नाम पर मैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को एक ही तराजू पर मानता हूं, भले उनके तराजू के पलड़े ऊपर नीचे हो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। बेहतर बात गौरव जी कह रहे। सीधे डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक सवाल है, जब बात हम पावर सेंटर की करते हैं तो हालांकि इससे पहले की इलेक्शन की जब हम बात करें कि चाहे 18 का चुनाव हो या इससे पहले के जो चुनाव हुए हों, अगर टिकट का भी वितरण होता था तो यहाँ पर सारी चीज़ें तय हो जाती थी, पैनल बन जाते थे, 3-3 नाम फिर दिल्ली भेजे जाते थे, फिर वहाँ से एक नाम जो है पहला दूसरा तीसरे में जो अगर पहले पर अगर उसमें कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई असमंजस नहीं है तो उसको फाइनल कर दिया जाता। अब ये क्या मान लिया जाए जब पावर सेंटर पूरी तरीके से अब दिल्ली शिफ्ट है, दिल्ली का पावर सेंटर ही काम कर रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सब बातें विषय की नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी स्टेट में पूरे भारत में जाके कार्य करता है, कहीं भी उसको किसी भी पद अगर भारतीय जनता पार्टी समझती कि ये इस पद के लायक है, ये इस कार्य के लायक है, तो उसको वहां प्रदर्शित कर दिया जाता है।
दूसरी चीज है कि जो कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था वो एरोगेंस से भरा था, और अभी जो हार की निराशा के चलते जो एक मन में इन्होंने स्थापित कर ली हार की निराशा, पत्रकारों को खुले मंच से भगा दिया गया कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे को जरूरत नहीं किसी की। यही एरोगेंस उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समय दिखाया था, यही एरोगेंस उन्होंने किसानों के विरुद्ध जब वो बाईपास पर चक्का जाम कर रहे थे, उनको 165 रुपए का बोनस का कहा था, जब वे अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे तो उनको बंद कर दिया गया था ले जाकर। तो ये एरोगेंस वाले लोग हैं, ये कहीं भी आम जनता के साथ धरातल पर मिलकर कार्य नहीं करते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश नेतृत्व चाहे केंद्रीय नेतृत्व, जैसे प्रधानमंत्री जी प्रदेश के 140 करोड़ के देश के वासियों की बात करते हैं, उनके हित में सोचते हैं, उनके हित के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व, मैं फिर से दावे से कहता हूँ, अभी जैसे कैलाश जी का घोषणा हुई, तो पिछले 3 दिनों से 2 दिनों से कल रात से सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है कि कैलाश जी को लाना पड़ा, इनको लाना पड़ा। हम तो पूर्व से कह चुके थे कि हमारी तीसरी लिस्ट दूसरी लिस्ट सबको चमत्कृत करने का कार्य करेगी, ये मैं पिछली डिबेट्स में बोल चुका हूँ। और जो एरोगेंस वाली राजनीति वो यही नहीं खत्म होती। शिक्षकों ने सिर मुंडा दिए थे, उसके बाद भी शिक्षक से मिलने नहीं गए। पत्रकार जब मिलने जाते थे तो कह देते थे कि मिल पूछ के आया करो मेरे से, बिना पूछे मेरे कक्ष में मत आया करो। तो ये एरोगेंस के चलते इनकी सरकार गई थी। दूसरा, उसके बाद भी इन्होंने ये प्रयास नहीं करे कि 15 माह में ऐसे सुव्यवस्थित कार्य विकास की किए जाए जिससे आम जनता लाभान्वित हो। और ना तो केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे कार्य कर, राहुल जी ने आकर यहाँ घोषणा करी थी कि 10 दिन में अगर हमने कर्ज माफ नहीं करा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 36,500 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन करने के बाद मात्र 13,000 रुपए यूज कर पाए, और ऐसी कई योजनाएं बंद कर चुके हैं। अंत में अमित तावरे जी से जवाब ले लेता हूं। अमित जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से बात हो रही है, ग्वालियर के जिन नेता की बात कर रहे हैं, उनके जाने के बाद 57 साल बाद हम ग्वालियर में नगर निगम में महापौर हमारा बना, मुरैना में महापौर हमारा बना लगभग 37 साल बाद। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। और जो आप लोग मीडिया के भी कुछ मित्र कहते थे गुटबाजी गुटबाजी, मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में बड़े साफ गोई से स्वीकार कर रहा हूं कि कमलनाथ जी जैसे नेता के लिए पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस, एक एक नेता अब तो आपको कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सुरेश पचौरी जी कह रहे हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अरुण यादव जी कह रहे हैं दिन रात एक कर दो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दिग्विजय सिंह जी हर दूसरे दिन कहते हैं। कहां है गुटबाजी? क्या डॉक्टर प्रेम व्यास जी बता सकते हैं कि यदि इनकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? लेकिन अमित जी, पावर सेंटर तो 3 ही है और कहा जाए एक ही है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लोग ये कहते थे कि हमारे इधर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं होता। हम तो लगातार बोल रहे हैं, दिल्ली से प्रियंका जी भी आई थी, वो भी कह गई। तो अब तो कहीं कोई गुटबाजी जैसी स्थिति है ही नहीं। हमारे जितने नेता हैं वो सब के सब कमलनाथ जी के लिए लगे हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो हमारे यहाँ गुटबाजी थी हमने इनको भेज दी वहां, अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, अब इनको मुबारक। और ये लोग जो कैडर बेस्ड पार्टी, लेकिन ये एक सवाल बस 10 सेकंड, आप भी थोक में ले रहे हो ना। 10 सेकंड का सवाल। ये लोग जो कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, राजेश जी मैं आपको बताऊं, 7 दिन पहले एक हमारी बहन शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी में, आज उसको टिकट दे दिया, सिंगल नाम निकला। बताइए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या काम किया है, संघ के लिए क्या काम किया है? ये कैसा कैडर बेस है कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी जैसे ईमानदार कार्यकर्ता को कभी टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन जो 48 घंटे पहले आए हुए लोग होते हैं उनको टिकट मिल जाता है? ये कैसा कैडर बेस है ये? चलिए, तो तमाम तरह की चीजें हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, रणनीति स्ट्रेटजी है, पावर सेंटर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2023 का ये चुनाव है, आसान नहीं है दोनों के लिए। तमाम चीजें हैं जो, और ये भी है कि बदलते, मैं बार बार कहता हूं कि बदलते समय के जो इलेक्शन है वो कुछ जो अंदाज बदला है, सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है, प्रचार प्रसार का जो तरीका है वो बदला है, और रणनीति स्ट्रेटजी भी बदली है। देखना होगा किसका पावर और सेंटर कितना मजबूत दिखता है। और आखिरकार जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि ये तमाम सारी चीज़ों के बाद अगर कोई सर्वोपरि है चुनाव में तो वो है प्रदेश की जनता, वही तय करती है। देखना होगा किसका मैनेजमेंट, किसका पावर, किसका सेंटर जनता को पसंद आता है, और 2023 में किससे वो सिरमौर बनाती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये चुनावी समर है, चुनावी समर में चुनावी
समय और इस समय में तमाम सारी रणनीति स्ट्रेटजी इस एमपी के विधानसभा इलेक्शन में। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।